आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर # कॉमर्स में। आज की है थर्ड वीडियो, स्क्रीनिंग स्पेशल सीरीज़ की थर्ड वीडियो है ये। आज हम करेंगे 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन सीरीज़ में ये चली हुई है वीडियोस। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्रीवियस गलती को सुधारना चाहूँगी मैं। सेकंड वीडियो में यहाँ पे करा दिया द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जबकि आएगा क्या, एक्सेप्टिंग ए। ठीक है, एक्सेप्टिंग आएगा ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। एक बार समझ लेते हैं इसको। देखिए 4 अल्टरनेट होते हैं यहाँ पे कि हाइपोथेसिस जो है, जो हमारी परिकल्पना है, उसे स्वीकार किया जाए या उसे अस्वीकार किया जाए। तो 4 कंडीशन होती है यहाँ पे। इस परिकल्पना को, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाए जब वो ट्रू हो, और रिजेक्ट कर दिया जाए जब वो फॉल्स हो। तो ये दोनों होती है करेक्ट सिचुएशंस। लेकिन ट्रू को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये टाइप 1 एरर हो जाएगी, और फॉल्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये टाइप 2 एरर हो जाएगी। टाइप 1 एरर को बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव और टाइप 2 एरर को बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। तो क्वेश्चंस कई बार आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ध्यान से करिएगा इसको। ट्रू है और रिजेक्ट कर दिया जाए तो टाइप 1 एरर, और फॉल्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो टाइप 2 एरर। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 2 एरर फॉल्स नेगेटिव कही जाएगी। करते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट। 101 क्वेश्चन है। MBTI पूछा गया था कि ये जो है वो किसके लिए है। MBTI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इज ए मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप्स। पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड है ये। नेक्स्ट है कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो इंक्लूड करती है ऑल टाइप ऑफ रिसर्च इनटू ह्यूमन मोटिव्स व्हेन इट रेफर्स टू क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन टू अनकवर द कंज्यूमर सब कॉन्शियसनेस और हिडन मोटिवेशन। देखिए कंज्यूमर की जो छुपी हुई जो चेतना है और उसके छुपे हुए जो मोटिवेशंस है, उसको देखने के लिए जो रिसर्च की जाएगी वो क्या जाएगी, मोटिवेशनल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट डैश गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, AH मास्लो सर। नेक्स्ट है मोदिग्लियानी एंड मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो है उसके अजम्पशंस थी। क्वेश्चन था कि अजम्पशंस कौन सी नहीं है वो चाटिए। तो यहाँ पे जो अजम्पशंस है मोदिग्लियानी मिलर की, सभी माइंड में रख लीजिए। फर्स्ट है हमारी परफेक्ट कैपिटल मार्केट होती है। यहाँ पे जो मोस्टली आता है ना आंसर, जो इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट आता है कि इम्परफेक्ट को छाटना होता है हमें। होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस होती है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस होती है, और रेशनल इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स, यानी कि दोनों ही संगत तरीके से वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस एंड रेशनल इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, जितनी भी वीडियोस आई हैं, अब 130 वीडियोस हमारे स्टार्ट हो चुकी हैं। जितनी भी वीडियोस हैं सभी में प्रीवियस ईयर के पेपर ही करवाए गए हैं। और आज तो HPSC का एग्जाम पैटर्न भी आ चुका है। 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन जो अपने कॉमर्स के होंगे, बाकी 50 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से, जैसे पेडागोजी पोर्शन है, हरियाणा जी के हैं, हिंदी इंग्लिश जो आती है, SS सब कुछ वहाँ से होंगे। लेकिन 100 क्वेश्चन अपने कंसर्न सब्जेक्ट के हैं। और एक और बड़ी बात, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो सीरियस होकर करें अपनी पढ़ाई। नेक्स्ट है अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक वीडियो को 2 बार देख लीजिए। घर के काम कर रहे हैं तो वीडियो चला लीजिए साइड में, तो तैयारी हो जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ए कमोडिटी। डिफरेंस पूछे किस चीज़ का, एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को विलिंग टू पे, कोई भी वस्तु जब खरीदता है तो वो क्या देना चाहता है, एंड व्हाट ही एक्चुअली डज पे फॉर इट, और वो एक्चुअल में क्या पे करता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द काउजेज आइदर एंड अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। देखिए जो उपरिव्यय है उसके कम या अधिक अवशोषण का क्या कारण हो सकता है, यानी कि जो अनुमान लगाया जाता है खर्चों का, ओवरहेड्स का कम या ज़्यादा होने का क्या कारण हो सकता है। जो क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सा कारण नहीं है, तो बाकी जो 3 ऑप्शन थे कौन से कारण हो सकते हैं वो यहाँ पे लिख लिए गए हैं। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर टाइम परमिट बीइंग ग्रेटर देन बजट। बजट में जो लेबर टाइम डिसाइड हुआ था उससे ज़्यादा अगर एक्चुअल में आ जाए लेबर टाइम, तो ये भी कम या ज़्यादा का कारण हो सकता है। भी हमारे खर्चे कम या ज़्यादा हो गए, उसका एक कारण हो सकता है। टाइम का कम या ज़्यादा हो जाना, बजट से ज़्यादा हो जाना एक्चुअल टाइम का, और एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड बीइंग लेस देन बजट। बजट से ओवरहेड का कम हो जाना, एक्चुअल के जो ओवरहेड है वो कम हो जाना। एंड देन यूनिट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बीइंग ग्रेटर देन बजट।
बजट में जितनी यूनिट हमने डिसाइड करी थी उससे ज़्यादा जब यूनिट प्रोड्यूस हो जाए तो वो भी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय पीटर एफ ड्रकर सर ने लिखी थी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इज वर्थ वाइल और प्रॉफिटेबल इफ इट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू इज। देखिए जो ये हमारे प्रोजेक्ट होते हैं एनपीओ अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, वर्थ वाइल हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है कि इसको एक्सेप्ट कब किया जाता है, जो वो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल तो होगा ग्रेटर देन 0 पे और एक्सेप्टेबल हो जाएगा ग्रेटर देन 1 पे। SDRs आर पॉपुलरली नोन एज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इन्हें क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड। मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसकी जो मेरिट है वो क्या हो सकती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकती है। नेक्स्ट में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच किया गया है। कैरोल मॉडल किसके लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के लिए। कोरलेट हैगिम रूल किसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के, टैक्स के रूल, इसे याद कर सकते हैं इसको। हेक्सर ओहलिन थ्योरम जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड की है और नट विक्सेल थ्योरी है वो इंटरेस्ट रेट की। ठीक है, कैरोल मॉडल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कोरलेट हैगी रूल टैक्सेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, हेक्सर ओहलिन थ्योरम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और नट विक्सेल थ्योरी इंटरेस्ट रेट के लिए। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ एबेल बिजनेस डेफिनेशन। एबेल की बिजनेस डेफिनेशन में ये 3 ही चीज़ें आती हैं, कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शंस और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। कस्टमर ग्रुप, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एस्टेट में भी आए हैं प्लस में नेट में भी आए हैं। और जो HPSC ने सिलेबस दिया है उसमें बस कंसर्न सब्जेक्ट लिखा है, ये नहीं बताया कि कहाँ से आएगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। B+1 +2 वाले ही बुक में से आएगा या फिर आगे जो PG लेवल तक आएगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा है, बस कंसर्न सब्जेक्ट ही बोल दिया है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बेटर होगा प्रीवियस पेपर्स को सबको उठा के चलो। पार्ट्स ऑफ एबेल बिजनेस डेफिनेशन में कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके किसके बीच में होता है, कंपनी एंड इट्स मेंबर के बीच में। नेक्स्ट है 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप एक्सप्लेन्ड बाय P. हर्श एंड K. ब्लैंचार्ड। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। ठीक है, यहाँ पे 8 जो स्टाइल दिए गए थे उसमें से 4 में छांटने थे जो P. हर्श और K. ब्लैंचार्ड सर ने दिए हैं। ये है सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप और ये हमने कई बार किया है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए इसको बार बार रिपीट कराती हूँ। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टास्क बिहेवियर। क्वेश्चन एक बार ये भी आया था कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया जाता है और वाई एक्सिस पे क्या लिया जाता है, किसमें, सिचुएशनल लीडरशिप के मॉडल में, जो कि दिया है P. हर्शी एंड K. ब्लैंचार्ड सर ने दिया है। देखिए 4 यहाँ पे होते हैं हमारे स्टाइल्स, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। और कैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे ये टास्क बिहेवियर है, ये लो से हाई की तरफ ऐसे जा रही है, ये लो और ये हाई। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, डायरेक्टिव बिहेवियर। टास्क बिहेवियर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव बिहेवियर। और ये सपोर्टिव बिहेवियर, रिलेशनल बिहेवियर। इसको ऐसे याद रखते हैं, सपोर्ट किसी चीज़ को देते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती है और रिलेशन भी हमेशा बढ़ना ही चाहिए, घटना नहीं चाहिए, तो ये ऐसे चला जाएगा वाई एक्सिस में, रिलेशनशिप बिहेवियर और सपोर्टिव बिहेवियर। नीचे हमारा टास्क बिहेवियर, काम से बिखरा पड़ा हुआ होता है ना टास्क। डायरेक्टिव बिहेवियर, डायरेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे कि भाई जैसे हाई बिहेवियर हो, हाई टास्क और लो रिलेशन या लो सपोर्टिव हो, तो कौन सा चला जाएगा, ये वाला। ठीक है, हाई टास्क लो रिलेशन। टेलिंग यहाँ से चलेगा, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। हाई टास्क लो रिलेशनशिप, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाई टास्क है और हाई ही रिलेशनशिप है, हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप में सेलिंग आ जाएगा। टास्क यहाँ पे लो हो जाएगा, लो टास्क और हाई रिलेशनशिप पे पार्टिसिपेटिंग चला जाएगा और लो टास्क और लो रिलेशनशिप पे डेलीगेटिंग चला जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें हाई है तो सेलिंग, दोनों चीज़ें लो हैं तो डेलीगेटिंग। तो ऐसे करके इसको याद रखिए। नीचे टास्क या डायरेक्टिव बिहेवियर है और वाई एक्सिस पे सपोर्टिव या रिलेशनल बिहेवियर है, और इस तरह से करके ये लो से हाई और वो लो से हाई। ठीक है, नेक्स्ट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन 6 तरह की होती है। IDA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ IDA इज टू। IDA का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, असिस्ट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर नेशंस बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या होता है, कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना। जो पुअर नेशंस है उसको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करके उनकी सामाजिक आर्थिक
विकास में सहायता करता है कौन? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। किसकी हेल्प करता है? पुअर नेशंस की, बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। प्रबंध दूसरे व्यक्ति के प्रयासों के द्वारा परिणाम प्राप्त करना है। किसने दी है? लॉरेंस एप्ले सर ने दिया। लॉरेंस एप्ले ने जो डेफिनेशन दी, मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट थ्रू एफर्ट ऑफ अदर पीपल। प्रबंध दूसरे व्यक्ति के प्रयासों के द्वारा परिणाम प्राप्त करना है। विच एसेट इज नॉट डेप्रिशिएटेड? लैंड। RBI ने कब अपना काम करना शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 में। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1934 में, काम शुरू किया 1935 में, और नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। एक्टिविटी रेशो को और क्या क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी रेशो, टर्नओवर रेशो भी इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट है सेबी। सेबी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर। इसको वैधानिक संगठन के रूप में मान्यता मिली है 1992 में। सेबी को वैधानिक संगठन के रूप में मान्यता मिली 1992 में। नेक्स्ट है हाइयर डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट और इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, डेप्ट बाय इक्विटी रिजल्ट्स इन, ये किसके कारण हो सकता है? हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो किसके कारण हो सकता है? लो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हो सकता है। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। शेयर्स को फॉरफिटेड किया जा सकता है अगर कॉल मनी की पेमेंट ना की जाए। डैश आर द ऑब्लिगेशंस और डेप्ट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। देखिए क्या होता है, जो थोड़े टाइम के बाद फ्यूचर में पेड करना पड़ जाए, वो लायबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट NPO क्या तैयार करती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। और क्या क्वेश्चन आते हैं यहाँ से? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके जैसा होता है? कौन से रूल के ऊपर बेस होता है? रियल अकाउंट के ऊपर। रियल अकाउंट का यहाँ पे जो रूल है वो लगता है, और ये कैश बुक के जैसे होता है। ठीक है। डेबिट में रिसिप्ट लिखा जाता है, क्रेडिट में पेमेंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल है यहाँ पे लगेगा। और इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट या क्रेडिट में आइटम्स को लिखते टाइम उनके नेचर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यानी कि कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, इसको ध्यान में नहीं रखा जाता। रिसिप्ट चाहे वो करंट ईयर के, चाहे प्रीवियस ईयर के, चाहे नेक्स्ट ईयर की है, तीनों ही लिखी जाती है। इसी तरह पेमेंट्स भी इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, तीनों ही लिखे जाते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में और क्या क्वेश्चन आता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या नहीं लिखा जाता है? एक क्वेश्चन आया था, डेप्रिसिएशन को इसमें नहीं लिखा जाता, क्योंकि हमारे कैश बेसिस के ऊपर होता है, ये हमारे एक्रूअल बेसिस के ऊपर होता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम लिखी जाएंगी, और इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के आइटम्स को लिखा जाएगा। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को नहीं लिखा जाएगा। और इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी एडजस्टमेंट है वो सारी इसमें की जाती है, और एक्रूअल बेसिस के ऊपर बेस होता है। और थर्ड नंबर पे है बैलेंस शीट। तो NPO 3 चीज़ें तैयार करती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज, पब्लिक एंटरप्राइज जो है उन्हें कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पज। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसको ऐसे एज इट इज याद रखना है। इज डिफाइंड एज, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओन्ड एंड मैनेज बाय, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा, फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पज, वो भी पब्लिक पर्पज के लिए, कोई इसमें प्राइवेट पर्पज नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री आर मेड इन, एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ की जाती है? जर्नल प्रॉपर में की जाती है। एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल प्रॉपर में की जाती है। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन किया था कल कि जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री आती है जो मेन बुक और सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती? जैसे माल का चोरी हो जाना या ड्राइंग्स के रूप में माल निकाल लेना, इस तरह से। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स, क्या मतलब है? जो हमारी लेखांकन सूचनाएं हैं इनकी विश्वसनीयता का क्या मतलब है? द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन, ये विश्वसनीय होंगी तभी जो यूज़र्स हैं वो योग्य हो सकेंगे, क्योंकि वो फुली इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो ये रिलायबिलिटी का मीनिंग निकल जाएगा, यूज़र मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन, कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है इनको? कैश बुक में। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? वो है इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट के ऊपर ही ये बेस होती है। नेक्स्ट, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पीरियडिक रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर कौन अपनी नज़र रखता है? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ गया है। कैपिटल इज, कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। नेक्स्ट है डैश हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी प्योल। नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ एन एसेट फॉर सम स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड, ये हो जाएगा लीज।
मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्कीज, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस 2-3 बार बोलिए ऐसे याद हो जाएगा। बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है? 1986, और इसमें अब जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद ये 2019 हो गया है। इसमें क्या था कि भाई जैसे पहले जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट फोरम था उसमें 20 लाख रुपए तक के मुकदमे थे, अब उसमें 1 करोड़ तक के हैं। जो हमारा स्टेट कमीशन था उसमें पहले 20 लाख से 1 करोड़ तक का था, अब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के। और जो नेशनल कमीशन है उसमें पहले 1 करोड़ से ऊपर तक के मुकदमे थे और अब है 10 करोड़ से ऊपर तक। ठीक है। सैलरी प्रीपेड कौन सा अकाउंट है? वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, ये चारों ही हमारे पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। MS Access is a popular database management system because of MS Access एक पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया क्योंकि इजी क्रिएशन ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म का बनाना आसान है, इजी क्रिएशन ऑफ डाटा, टेबल्स आसानी से बनाई जा सकती है, रिट्रीवल ऑफ डाटा। नेक्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट इज देखिए रियलाइजेशन हो या रिवैल्यूएशन है, दोनों ही क्या हमारे नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। रिवैल्यूएशन जो पार्टनर के एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे या फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंजेस आते हैं इस तरह से बनता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी नॉमिनल अकाउंट। और जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो वाइंडिंग अप पे बनता है जो, वो भी नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है विच आर मोस्टली बिगिंस विद एन ओपनिंग अकाउंट। ओपनिंग अकाउंट से क्या स्टार्ट होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 हैज रिप्लेस द कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 कौन सा है? ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। कॉम्पिटिशन एक्ट कौन सा है? 2002 है और ये किसकी जगह पर आया? MRTP एक्ट 1969 की जगह पे। अब MRTP एक्ट 1969 में से क्या क्वेश्चन है कि एक तो MRTP की फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। अच्छा, केम इनटू फोर्स कब से लागू किया गया है? तो ये 1969 यानी कि बना तो 1969 में है, लेकिन लागू कब से किया गया? ये 1 जून 1970 से। ठीक है। MRTP मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बना 1969 में, लागू हुआ 1 जून 1970 को। और इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से इसको रिप्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो पूछ रखे थे, यहाँ पे मैंने लिख दिए। उसमें ऑप्शंस में थे जो वो सारे ही। प्राइवेट कंपनी जो है मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200। पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। और कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो 6 तरह की होती है हमारी, उसमें मिनिमम मेंबर 10 होने चाहिए और मैक्सिमम जो हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, ठीक है, 6 होती है ना, उसमें से एक टाइप है हमारा क्रेडिट सोसाइटी का, उसमें तो लिमिट है 100 की, बाकी में कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स रिलेटेड टू प्लानिंग। फीचर्स रिलेटेड टू प्लानिंग, प्लानिंग के जो फीचर्स हैं उसमें से ये जो है प्लानिंग से रिलेट कर रहे थे। कंटिन्यूस निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है, प्लानिंग जो वो कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। फ्यूचरिस्टिक होती है प्लानिंग, भविष्य के लिए बनाई जाती है। परवेसिव सर्वव्यापकता होती है, हर जगह प्लानिंग की ही जाती है। आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, बिल डिस्काउंटेड विद ए बैंक बट नॉट मैच्योर्ड इज कंटीजेंट लायबिलिटी। ये तो क्वेश्चन हो गया, बिल डिस्काउंटेड कराया बैंक से लेकिन मैच्योर नहीं हुआ तो ये हमारे कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी को कौन सी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कौन सी हमारी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, तो यह आ जाएगा फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज के थे ये 50 क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आ रहे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।